किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारी धान की फसल 50 दिन से ऊपर की हो जाती है तो 50 दिन से लेकर 80 दिन तक धान की देखभाल हम कैसे करें। हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। आज की वीडियो में हम 10 आवश्यक कार्य आपको बताएंगे जो 50 से 80 दिन के बीच में किए जाते हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी धान में बढ़िया पैदावार अवश्य ले पाएंगे। तो आज की पूरी वीडियो के साथ साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है, कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें यह भी बताइए कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिन किसान साथियों की फसल 50 दिन के आसपास की हो गई है। तो ऐसे किसान साथी जिनकी फसल अभी 50 दिन के आसपास की हो गई है, तो ऐसे किसान साथी को पहला काम करना है, धान की फसल में अंतिम यूरिया का इस्तेमाल कर दीजिए। धान की फसल में अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन के आसपास डाला जाता है। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 55 दिन तक भी आप अंतिम यूरिया डाल सकते हैं। अब अंतिम यूरिया वैरायटी के समय के हिसाब से उसकी मात्रा का चयन भी आपको करना है। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो उसमें 40 किलो डालिए यूरिया। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 35 किलो। कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 30 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आप सभी किसान साथियों को इस्तेमाल करना है। तो 40, 50 या 55 दिन तक आखिरी यूरिया किसान साथियों आपको प्रयोग कर देना चाहिए। इसके बाद में यूरिया डालने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में यूरिया डालेंगे तो पौधे ज़्यादा लंबे होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है और आपकी फसल में बीमारी वगैरह आने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम कुछ बीमारियों के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें पत्ता लपेट हो गया, गोप की सुंडी, तना छेदक। इसके साथ साथ आज हम आपको शीत ब्लाइट का नियंत्रण कैसे करें, इन तमाम रोगों के बारे में आपको हम आज की वीडियो में ही बताएंगे। तो पहला काम करिए, अंतिम यूरिया डाल दीजिए। इसके साथ साथ दूसरा कार्य करिए, अगर आपने अभी तक पोटास ना डाला हो तो 20-25 किलो पोटास का भी इस्तेमाल कर दीजिए, क्योंकि पोटास की कमी रह जाएगी तो अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे किसान साथी जिनकी फसल अभी 40, 50 या 55 दिन के आसपास की होने वाली है और आपने बिल्कुल भी पोटास दानेदार नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में जो दानेदार एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करिए। लगभग 20 से 25 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से किसान साथी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। तो पोटास डालिए, यूरिया के साथ भी आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी सावधानी भी आपको बरतनी होती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर सावधानियां नहीं बरतेंगे, केवल खादों के बल पे ही हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। कुछ बातों का हमें ध्यान भी देना पड़ता है। आपको सावधानी बरतनी है पानी के ऊपर। पानी की कमी अगर आपके खेत में इस अवस्था में हो जाएगी तो नुकसान होगा। तो पानी की कमी आपको नहीं करना है। बरसात होती है, नमी अच्छी है तो अच्छी बात है। बरसात नहीं हो रही है, नमी की कमी अगर हो गई है तो आप हल्का हल्का बार बार सिंचाई करके नमी लगातार मेंटेन करके रखिए, ताकि आपके पौधे का सही से ग्रोथ हो सके, बालियाँ बाद में अच्छी से आ सके। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है अभी से लेके, और जब तक आपके दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है तब तक पानी की कमी आपको अपने खेत में नहीं करना चाहिए। अब हम एक फार्मूला भी आपको बताते हैं, ये फार्मूला भी आप अपनाइए। इसके इस्तेमाल से जो कुछ आपके फसल में अभी कसर बाकी रह गई है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई है, वो ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। तो इस फार्मूले में 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे। पहला चीज़ आपको लेना है जिंक 12% वाला 120 ग्राम। दूसरा चीज़ मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। चौथी चीज़ मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। पाँचवा चीज़ यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। अब इसका इस्तेमाल अगर आप कर देते हैं 40, 50 दिन, 55, 60 दिन, बाली निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धान की रोपाई के बाद 20 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले यानी गबोड़ अवस्था तक आप यह फार्मूला अपना सकते हैं। अगर आप कल्ले निकलते समय इसका इस्तेमाल करेंगे, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। पौधे की बढ़वार के समय इसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़वार अच्छे से होगी। पौधे में बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करेंगे, बालियों का विकास अच्छे से होगा, भोजन का निर्माण अच्छे से होगा। तो यह फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। अगर आपने कोई भी आज तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला नहीं डाला है तो ये भी आप डाल सकते हैं। कई बार इनकी कमी से भी पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, सही से विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में भी आपको कमी नज़र आती होगी। तो ये फार्मूला भी आप चाहें तो अपना सकते हैं। अब हम बात कुछ बीमारियों की भी कर लेते हैं जो अक्सर गबोट अवस्था के आसपास या उससे थोड़ा पहले आने लगती है।
तो सबसे पहला आता है पत्ती लपेटा कीट, या फिर गोब की सुंडी का अटैक भी हो जाता है, या तना छेदक का भी अटैक हो जाता है। तो आप यह फार्मूला जो है, ये जो हम दवा आपको बताएंगे, इस फार्मूले की बहुत सारी दवाएं आती हैं, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है बुलोबेंडामाइड, ये जो आती है 39.35% में, इसका इस्तेमाल करिए 30 से 40 ml पर एकड़ के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से पत्ता लपेटा कीट का भी नियंत्रण हो जाएगा। अगर गोब की सुंडी है तो उसका भी नियंत्रण हो जाएगा, तना छेदक का भी नियंत्रण आप यही फार्मूले से कर पाएंगे। या फिर एक दूसरा फार्मूला है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें आपको यूज़ करना है क्लोरांट्रानिलिप्रोल, जो 0.4% GR में आती है, इसका इस्तेमाल करिए। ये दानेदार रूप में आता है, 4 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा या फिर दवाओं की मात्रा बताई है, पर एकड़ के हिसाब से बताई है। इन दोनों फार्मूले में से कोई भी एक तरीका आप अपनाएंगे तो पत्ता लपेटा कीट, गोब की सुंडी और तना छेदक का नियंत्रण आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक दूसरी बीमारी का भी अटैक इस अवस्था में होता है, वो है सीड ब्लाइट। इसके प्रकोप से काफ़ी नुकसान हमारी फसल में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। बचाव ही सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आपको इन अवस्थाओं में, गबोट अवस्था में अगर आप यूरिया 50 दिन के बाद डालते हैं तो इस बीमारी के पनपने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा पानी भर के रखते हैं तो भी ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको यूज करना है हेक्साकोनाजोल, जो आता है 400 ग्राम मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से, 200 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना है। या फिर आप शीत मार का इस्तेमाल कर सकते हैं। शीत मार की 500 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी दोनों में से कोई एक तरीका आप चाहें तो अपना सकते हैं। तो यही 2-3 बीमारी कीट का अटैक इन अवस्थाओं में 50 दिन के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका नियंत्रण भी अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। अगर किसी दूसरी बीमारी या कीट का अटैक हो रहा है तो उसके जानकारी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से दीजिए, हम उससे संबंधित भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बाद क्या करना होता है। अब बात गबोट अवस्था की करते हैं, यानी जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं। इस अवस्था में आपको 2-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अभी हमें वो चीज़ करना है जिससे हमारी बालियाँ अच्छी आ जाएँ, और बालियों की साइज़ अच्छी आए, लंबाई अच्छी आए, मोटाई अच्छी आए, जिससे हमें भविष्य में एक बढ़िया उत्पादन भी देखने को मिल सके। तो यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे तरीका काफ़ी आसान तरीका है। पहली चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234। NPK 05234 का इस्तेमाल अगर आप किसान साथी करते हैं तो इसके इस्तेमाल से पौधे में होता क्या है कि फास्फोरस और पोटास वाले तत्व की पूर्ति होती है। जब फास्फोरस और पोटास वाले तत्व की पूर्ति होती है तो पौधे में अच्छे से दाने का निर्माण, बालियों का निर्माण होता है। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी भोजन पहुंचाने का काम करता है। जड़ें जो भोजन बना पाती हैं उसको पौधे के बालियों तक, बालियों के विकास तक, दाने के विकास तक पहुंचाने का काम फास्फोरस का होता है। पोटास जो इसमें 34% पाया जाता है, उससे भी फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है। पौधे के तने को मजबूती मिलती है, जिससे फसल हमारी जल्दी आसानी से गिरती नहीं है। तो NPK 05234 गबोट अवस्था में, या गोब की अवस्था या गर्भावस्था भी इसको बोला जाता है, इन अवस्थाओं में इस्तेमाल करना है। इसकी 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको इस्तेमाल करना चाहिए बोरोन। बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 से 120 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण अच्छे से होता है। जब फसल में परागण अच्छे से होता है तो दाने का भराव अच्छे से होता है, और जब दाने का भराव अच्छे से होगा तो आपको बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। तो बोरोन और NPK 05234 गबोट अवस्था में डालिए। इसके साथ साथ एक तीसरा चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक जो आती है 12% वाली, EDTA वाली, चिलेटेड वाली जिंक, इसका इस्तेमाल करिए। इन अवस्थाओं में जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। पौधे जब सही से भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया सही से होती है, तो पौधे भोजन जब बढ़िया से बनाते हैं तो पौधे के बालियों का विकास और तेज़ी से और बढ़िया से हो पाता है। जिंक यहाँ पे यही काम करेगा कि पौधे को भोजन अधिक बनाएगा, जिससे पौधे में बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। तो जिंक 12% वाला 120 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। तो NPK 05234, साथ में बोरोन, साथ में जिंक, ये 3 चीज़ें गबोट अवस्था में बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। जब भी इनका इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी की कमी आपको दिखाई दे तो पहला काम करिए सिंचाई, उसके बाद ही इन खादों का इस्तेमाल स्प्रे विधि से करेंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन किसान साथियों देखने को मिलेगा। इससे बालियों की साइज अच्छी आएगी, लंबाई अच्छी आएगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या वगैरह अच्छी आएगी। तो ये चीज़ें आपको बाली आने से पहले इस्तेमाल करना है।
अब बात हम उन किसान साथियों की भी कर लेते हैं जिनकी बालियां बाहर आ जाती हैं, तब क्या करें। तो जब बालियां बाहर निकल आती हैं तो दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल आप करिए। बालियां बाहर आने के बाद बोरोन वगैरह डालने से फ़ायदा नहीं होता है। बोरोन डालेंगे तो उल्टा नुकसान हो जाएगा, दाने पे धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बोरोन एक ऐसी खाद है जिसका अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो बालियां निकलने के बाद दाना भरते समय आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। यह NPK आपके पौधे में दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है। इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, जब पौधे में बालियां निकल आती हैं तो जब पौधा हमारा जब भोजन लेता है तो पूरा भोजन का इस्तेमाल नहीं करता है, कुछ भोजन अपने रिक्तिकाओं में स्टोर करके रखता है, अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है ताकि उसका भविष्य में इस्तेमाल कर सके। वही स्टोर वाला भोजन, वही एकत्रित वाला भोजन आपके पौधे के बालियों के विकास में NPK 0050 पहुंचाता है, जिससे आपके पौधे में सभी दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन अच्छे से आता है, दाने की मोटाई अच्छे से आती है, दाने में चमक वगैरह लाने का काम NPK 0050 करने वाला है। अब कई बार आपने देखा होगा जब बालियाँ निकल आती हैं तो जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती भी बोलते हैं, उसमें कई बार पीलापन आ जाता है। तो झंडा पत्ती में अगर पीलापन है, कुछ नाइट्रोजन की कमी आपको बालियाँ आने के बाद भी फ्लैग लीफ में दिखती है। नीचे वाली पत्तियों में तो पीलापन आ ही जाता है, लेकिन ऊपर वाली पत्ती जो होती है झंडा पत्ती, अगर उसमें पीलापन आ जाएगा, क्योंकि पौधे का आधे से ज़्यादा मतलब लगभग आधा भोजन वही सिंगल पत्ती ही बनाती है, तो ऐसी दशा में आपके पौधे में दाने का भराव नहीं हो पाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो आप NPK 13045 का इस्तेमाल करिए, जिससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति आप कर पाएंगे। NPK 13045 में 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है। इससे आपके पौधे में कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति के साथ साथ पोटास वाले तत्व की पूर्ति भी हो जाएगी। तो अगर बालियाँ निकलने के बाद पीलापन है तो 13045, पीलापन नहीं है तो आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। 1 से 1.5 किलो, दोनों में से कोई भी NPK आप प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे में बढ़िया फ़ायदा होगा, दाने का भराव वगैरह सही से होगा। जब तक आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक खेत में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी धान में बढ़िया उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट के माध्यम से यह भी बताइए कि आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, आप ये भी हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।